स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। सो बच्चा लोग, हमने लास्ट लेक्चर में टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पे देखा था। भाई एक करंट कैरिंग लूप है जिसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, याद है? हमने टॉर्क की फॉर्मूला क्या देखी थी? टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, जहां पे एम क्या था आपका? मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाट वाज एम? मैग्नेटिक मोमेंट। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं, एम बी साइन थीटा। थीटा क्या चीज है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मोमेंट एंड फील्ड। ओके, अब अच्छा लोग, हमने इसकी जगह पे मोमेंट की फॉर्मूला भी रखते थे। मोमेंट की फॉर्मूला क्या होती है? I इंटू ए बी साइन थीटा। अब अगर सपोज करो कि हमारे पास n लूप्स है, भाई जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक ही लूप है, बट अगर मान लो कि मैं इसकी जगह मल्टीपल लूप्स ले लेता हूं, जैसे कि कुछ इस टाइप से, तो यहां पे क्या होगा? मैं ऐसा बोल देता हूं कि चलिए यहां पे n लूप्स है। कितने लूप्स? n, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो उस समय इसके अंदर करंट कितना होगा? तो बच्चा लोग, हमने पहले भी देखा हुआ है कि अगर एक लूप में करंट I होता है तो n लूप में कितने करंट्स होंगे? ni। एक लूप में करंट I तो n लूप में ni, ठीक है? सो ni ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगी हमारी टॉर्क की फॉर्मूला अगर एक से ज्यादा लूप होंगे तो। आज जो हमें पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चलिए शुरू करें फिर आज का हमारा कॉन्सेप्ट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब अच्छा लोग, हमने आपके चैप्टर नंबर 3 में भी देखा था गैल्वेनोमीटर के बारे में। उसमें हमने क्या सीखा था कि कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली हम देखा जाए तो ये थियरी हमको पहले पढ़नी थी, वो थियरी इसके बाद की थियरी है। सो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने भले उसको पढ़ लिया है, समझ लिया है, बट अगर मैं कहानी बनाऊं तो कहानी में पहले ये भाग आएगा, उसके बाद थर्ड चैप्टर का भाग आएगा। ठीक है, पता है हम कुछ ऐसा करते थे, भाई ये गैल्वेनोमीटर है, उसके बीच में ये कॉइल है, ये क्या चीज है, इसको आज हम देखेंगे। ओके, अब अच्छा लोग, सबसे पहले मुझे बताइए कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है? लास्ट टाइम भी हमने इसकी एक डेफिनेशन देखी थी। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स और डिटेक्ट्स वेरी स्मॉल करंट। भाई एक्चुअली कई बार है ना, इसको सर्किट में यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि सर्किट में करंट है कि नहीं। देखो एक्चुअली ये मेजर में बहुत छोटी वैल्यू कर सकते हैं भाई, 1 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, 20 माइक्रोमीटर, एट मोस्ट 50 माइक्रोमीटर, माइक्रो एम्पियर, सॉरी नॉट माइक्रोमीटर, माइक्रो एम्पियर। बहुत ही, अरे 50 माइक्रो एम्पियर मतलब आप उसको चलते हुए करंट को ऐसे हाथ से टच कर लो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतना मामूली सा करंट। तो वो उसको कैलकुलेट करेगा, मेजर करेगा, बट बहुत ही छोटा। इसलिए हम कई बार क्या कहते हैं कि इट डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब भाई ये जो हमें पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? भाई गैल्वेनोमीटर के अंदर होता क्या है? गैल्वेनोमीटर, उसके अंदर एक कॉइल रहती है, एक लूप, वो लूप पे करंट पास किया जाता है। करंट पास करने पे क्या होगा? टॉर्क जनरेट होगी। टॉर्क जनरेट करने पे वो लूप घूमेगा। लूप के साथ साथ हमने एक पॉइंटर और एक स्केल रखी होगी जिसके वजह से हमको उसकी मेजरमेंट मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखें।
It works on the principle of torque on current carrying loop. टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। भाई जो चीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी वही कॉन्सेप्ट इसकी प्रिंसिपल बनने वाली है। होगा क्या इसमें, होगा क्या, जरा ध्यान से सुनना। We take n turns of loop या n turns of coil which is provided okay, we take n turns of coil। भाई यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, एक मिनट। we take n turns of coil in strong magnetic field। भाई यहाँ पे हम जो कॉइल ले रहे हैं उसमें मोर देन 1 टर्न्स है एंड उसको किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, कॉइल कैसे n टर्न्स की होगी, सब हम देखेंगे। पेशेंस रखिए, सब हम देखने वाले आज। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के जितने भी कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज हम देखने वाले हैं। ओके, then current to be measured is sent to the coil। क्या किया जाएगा, जो कॉइल है, जो लूप है, उसमें करंट पास किया जाएगा। कौन सा करंट, जिसको मेजर करना है। होगा क्या, जैसे ही करंट पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या होगा, उस पर टॉर्क अप्लाई होगी। टॉर्क इज अप्लाइड ऑन, या टॉर्क हम ऐसा कह सकते हैं, टॉर्क एक्ट्स अपॉन द लूप या अपॉन द कॉइल भी बोल सकते हो। एंड लूप shows deflection या रोटेशन। भाई जैसे ही करंट पास किया जाएगा, टॉर्क उसके ऊपर लगेगी एंड होगा क्या, आपकी लूप घूमना चालू हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। We use pointer and scale to show the measured current। अब ये जो करंट हमने मेजर करना है, उस करंट को कैसे दिखाया जाएगा, एक पॉइंटर और एक स्केल से। तो अगर कभी आपको पूछ लिया जाए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। अब उसमें होता क्या एग्जैक्टली कि अगर हम n टर्न्स लेंगे किसी लूप का एंड उसमें से करंट पास करेंगे एंड उस लूप को अगर हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर टॉर्क जनरेट होगी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, टॉर्क क्या होता है, कैसा होता है, डू यू रिमेंबर? सो भाई वो टॉर्क लगने से लूप डिफ्लेक्शन दिखाएगी, घूमना चालू हो जाएगी। अब उसी के साथ हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर, भाई वो नीडल आती है ना, जो नीडल आपके दिखाती है पॉइंटर, वो, और एक स्केल यूज कर लेंगे। स्केल मतलब जहां पे लिखा रहता है ना 1 2.1 एंपियर, 0.2 एंपियर या 1 मिली एंपियर, 2 मिली एंपियर, 10 मिली एंपियर, वो स्केल रख लेंगे। तो जैसे जैसे कॉइल टर्न होगी वैसे वैसे वो पॉइंटर टर्न होगा एंड हमको देखने को पता चल जाएगा कि भाई कितना करंट किसी भी वायर में है। ओके, फटाफट इसको लिख लीजिए। चलिए तो भाई चलिए देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। अब सबसे पहले क्या किया जाएगा,
यहां से एक वायर लिया जाएगा और ये एक टर्मिनल लिया जाएगा। बच्चा लोग ये आपने अगर कभी देखा हो आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते समय, तो गैल्वेनोमीटर एक छोटा सा डब्बा रहता है, उसके ऊपर ऐसे 2 पिन डालने का रहता है। देखा है कभी स्कूल में? आई होप देखा हो, नहीं देखा हो तो स्कूल खोलते ही सबसे पहले देखना, 3 डब्बे होते हैं, एक के ऊपर G लिखा होता है, V लिखा होता है, A लिखा होता है। A मतलब एमीटर, V मतलब वोल्टमीटर एंड G मतलब गैल्वेनोमीटर। तो उसके ऊपर 2 छोटे से पॉइंट दिए जाते हैं जहां पे आपको वायर कनेक्ट करनी रहती है, ठीक है? तो ये वो चीज रहेगी। इसके बाद यहां पे सिंपल सा एक वुडन कवर रहेगा, ठीक है, ताकि ये नोड उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहे, नथिंग एल्स। इसका कोई खास काम नहीं है, बस एक सपोर्टिविटी, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए इसको लगाया जाता है, नथिंग एल्स। अब यहां पे यूज किया जाएगा एक फाइन वायर। क्या चीज? एक फाइन वायर जो कि क्वार्ट्ज मटेरियल की बनी होती है। नाम सुना है क्वार्ट्ज? क्वार्ट्ज मटेरियल की बनी होगी। इसका भी एक रीजन है, क्या रीजन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद यहां पे कनेक्टेड रहती है आपकी कॉइल, थोड़ी टेढ़ी। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि अगर मैं कॉइल को स्ट्रेट रखूंगा तो वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी, और हमको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉइल को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। एंड ये कॉइल में काफी सारे टर्न्स रहेंगे, एंड वो टर्न्स काफी क्लोज भी होंगे। ओके, इस टाइप की कॉइल हमने यहां पे कनेक्ट कर दी, और इसका जो दूसरा एंड है वो हम कनेक्ट कर देंगे एक स्प्रिंग से। स्प्रिंग से क्यों कनेक्ट किया है वो भी आपको बताया जाएगा। भाई जितनी भी चीजें इस कंस्ट्रक्शन में यूज की जाएगी सबका अपना एक यूज है। एंड यहां से फिर से हम एक मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, ओके, एंड यहां से एक वायर बाहर, ये हो जाएगा आपका टर्मिनल T2, इसको हम बोल देते हैं T1, ये स्क्रू नहीं है, ये टर्मिनल है, एंड ये आउटसाइड। करंट, जितना भी करंट मेजर करना है यहां से डाला जाएगा। अब होगा क्या? अब भाई हमने क्या कहा था कि हमको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दी जाएगी, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमें सिलेंड्रिकल मैग्नेट इसके सराउंडिंग रख देंगे, एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट। अब ऐसा सिलेंड्रिकल मैग्नेट क्या होगा? हॉर्सशू मैग्नेट। मैं आपको पता ना हॉर्सशू मैग्नेट क्या किया जाएगा, सिंपली हॉर्सशू मैग्नेट इसके यहां पे रख दिया जाएगा, ऐसे। भाई हॉर्सशू पता है ना यू शेप का होता है, ऐसे यहां से यहां रख दिया जाएगा। होगा क्या, एक साइड उसका नॉर्थ पोल रहेगा, एक साइड उसका साउथ पोल रहेगा। हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड, अंदर साउथ से नॉर्थ, लेकिन बाहर नॉर्थ से साउथ। सो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा ध्यान से देखिए, भाई करंट हम यहां से पास कर रहे हैं, ये हमारा करंट हो गया। सो ये करंट कुछ यहां से जाएगा हर जगह पे, ओके। अब चलो जरा ध्यान से देखो, ये जो कॉइल है थोड़ी टेढ़ी है, मतलब ये लूप, ये कॉइल ऐसी देखो, एकदम स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है। अब होगा क्या, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड एंड ये हमारा मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा ना, देखिए करंट के डायरेक्शन में उंगलियां को घुमाएंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड कहां हो जाएगी, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट कहां हो जाएगी, अंदर की तरफ। इसका मतलब अगर मैं इसके पीछे की बात करूं, कॉइल के पीछे की तरफ, सो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गई। हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा रोटेट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये ऐसे है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड एंड ये मोमेंट, सो दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा। ऑब्वियसली ये 90 डिग्री नहीं है बच्चा लोग, यहां से देखो ये 90 डिग्री नहीं है, ये कुछ एंगल होगा जिसको हम बोलेंगे थीटा।
सो भाई एज द करंट पासेस, ये करंट यहां से होता हुआ इधर निकल जाएगा। एज द करंट इज allowed to pass through the coil, it starts rotating, due to the torque, भाई हमने फॉर्मूला क्या देखी थी टॉर्क की, m क्रॉस b, या तो इसको हम कह सकते हैं mb sin थीटा, या तो हम इसको कह सकते हैं iab sin थीटा। अच्छा बच्चा लोग, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि भाई थीटा मतलब समझ आ गया कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये फील्ड, ये हमारी फील्ड और ये मैग्नेटिक मोमेंट, तो कुछ एंगल बनेगा दोनों के बीच में। ओके, तो वो एंगल हमने यहां लिया, डन, समझ आ गया। लेकिन यहां पे कौन सा एंगल होगा? अच्छा, ए का मतलब क्या होता है? एरिया वेक्टर। ए का मतलब एरिया वेक्टर। अच्छा, ये एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसिस्टिंग द लूप। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन consisting the loop। अच्छा बच्चा, सपोज करो कि ये वो प्लेन है जहां पे लूप है, हमने ये लूप को टेढ़ा करके रखा है, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो भी तो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर है ना भाई। देखो ये प्लेन है जहां पे कॉइल रखी हुई है। एक्चुअली बच्चा लोग, कॉइल दिखाने में ऐसी दिखाई जाती है, बट एक्चुअली क्या क्या होता है, एक आयरन लिया जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर, उसके ऊपर लपेटा जाता है। कहां यहां एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया जाएगा। अब वो क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, और उसके ऊपर यहां पे बांधी जाती है ये कॉइल को इसके ऊपर बांधा जाता है। बिकॉज हमें क्या करना है, हमें कॉइल का एरिया सेम रखना है। कॉइल का अगर अलग, मान लो कॉइल में n टर्न है, 10 टर्न है, सपोज 10 टर्न है, n में सबका एरिया अलग अलग कर लेता हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एरिया अलग अलग करूंगा तो टॉर्क अलग अलग लगना शुरू हो जाएगा, देखो, और टॉर्क अलग लगेगा तो फिर यार कोई बार आगे जाके तो फिर ऐसा, तो मैं बताऊं ऐसा कमर टेढ़ी हो जाएगी, ऊपर ज्यादा लग रहा है या नीचे ज्यादा लग रहा है। हमें क्या चाहिए था कि टॉर्क जो हमारी कॉइल है वो एक जैसी घूमे, एक पोजीशन से घूमे, बट अगर एरिया अलग अलग होगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा बेचारे को, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए एरिया सेम रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको किसी आयरन के ऊपर घुमा देते हैं, बाउंड कर देते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम इसके बाद पढ़ेंगे। सो मैं ये कह रहा था कि भाई अब जो ये, अगर मैं ये आई ए लिखता हूं तो इसका मतलब कि ये जो थीटा है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का हो जाएगा। एंड एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है। भाई ये मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये इसका एरिया वेक्टर, ये प्लेन इसको परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी है। समझ आया चलो। अच्छा, अब यहां पे हम बोल देते हैं कि चलिए एन लूप्स है। कितनी लूप्स है? एन लूप्स है। एंड बच्चा लोग एक चीज और, ये जो कॉइल है ना, ये सारी की सारी इंसुलेटेड रहती है, इंसुलेटेड वायर्स। भाई अगर एक वायर दूसरे वायर से टच होगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हर वायर में करंट पास हो रहा है, सो इसीलिए शॉर्ट सर्किट ना हो तो उसको हम इंसुलेटेड रखते हैं। अब मैंने आज स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक लूप हो तो करंट आई, और अगर एन लूप्स हो तो करंट कितना हो जाएगा? एन आई ए बी साइन थीटा। मतलब जो टॉर्क यहां पे लग रहा है वो टॉर्क हो गया एन आई ए बी साइन थीटा। इसको हम दे देते हैं नंबर 1। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये हमारा कंस्ट्रक्शन है और इसके अकॉर्डिंगली कितना टॉर्क इस पे अप्लाई हो रहा है। ओके बच्चा लोग, अब एक चीज यहां पे ध्यान देना कि ये टॉर्क से हमको फायदा क्या होगा, मतलब जितना भी करंट दूंगा उतना करंट मुझे कैसे मिलेगा। तो भाई यहां पे एक चीज देखो भाई, जितना ज्यादा आपका करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा टॉर्क भी होगी। टॉर्क, करंट अगर बढ़ता जाएगा तो टॉर्क भी बढ़ता जाएगा। देखो एन नंबर ऑफ लूप्स कांस्टेंट है, और ऑफ द प्रोसेस सेम रहने वाले हैं, एरिया कॉइल का सेम रहने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड एक बार आप अगर मैग्नेट को फिक्स कर दोगे तो फील्ड भी फिक्स हो जाएगी। थीटा जिस एंगल पे आपने इसको छोड़ा हुआ है वो एंगल भी फिक्स है। इसका मतलब इस पूरे में से हम किसको चेंज कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर बनाने के बाद वो है करंट। तो अगर मैं करंट बढ़ाता जा रहा हूं इसका मतलब डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होना चाहिए। अब डिफ्लेक्शन कब ज्यादा होगा, जब टॉर्क ज्यादा होगा। सो भाई करंट ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा, टॉर्क ज्यादा सो डिफ्लेक्शन ज्यादा, डिफ्लेक्शन ज्यादा तो सीधी सी बात है कि हम ज्यादा करंट मेजर कर पाएंगे। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, जरा यहां देखो, स्टार्टिंग में हम एक चीज देखी थी ना हमने कि इस कॉइल से एक पॉइंटर कनेक्ट होगा और वो पॉइंटर को हम स्केल पे कोलैबोरेट कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी स्केल है एंड ये एक पॉइंटर है। तो जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे इसके साथ साथ ये भी घूमेगा। इनिशियली ये पॉइंटर जो है वो एकदम जीरो पे रहता है। जैसे आप करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे इसका डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। करंट चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन चेंज होगा, डिफ्लेक्शन चेंज होगा तो ये पॉइंटर जो पहले यहां जा रहा होगा बाद में यहां जाएगा। ओके, सो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, सो मोर करंट कैन बी मेजर्ड, मोर करंट कैन बी मेजर्ड। आगे बढ़े, अब हम सबके दिमाग में एक डाउट ये जा रहा होगा कि भाई ये करंट क्या ये लूप घूमती जाएगी, गोल गोल घूमती रहेगी? तो बिल्कुल भी नहीं भाई, ये गोल गोल घूमेगी बट एक पर्टिकुलर एंगल पे आके बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी भाई, हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी तो आएगी इसकी। तो जैसे ये घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि ये 0 डिग्री पे आ जाएगा या तो 180 डिग्री पे आ जाएगा। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम हो गया, और इक्विलिब्रियम पे आते ही इसके ऊपर की टॉर्क 0 हो जाएगी तो ये घूमना बंद कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई लूप ऐसी पड़ी है और यहां से यहां घूम गई, 90 डिग्री पे आ गई सपोज, तो वापस यहां कैसे आएगी भाई? उसको घुमा, एक डायरेक्शन में घुमाने का काम तो टॉर्क ने कर दिया, अब दोबारा कौन उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा? तो उसके लिए हमने लगा रखा है ये फाइन वायर और ये स्प्रिंग। ठीक है, देखिए भाई इसका क्या काम है स्प्रिंग का और फाइन वायर का। as the coil starts rotating, as the coil starts rotating, the fine wire and spring get twisted। भाई सबसे जरूरी पॉइंट, सबसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बच्चा लोग, अगर मैं किसी डोरी से किसी ऑब्जेक्ट को बांध लूं और अगर मैं इसको गोल गोल घुमाऊं तो क्या ये डोरी भी गोल गोल घूमती जाएगी? डोरी भी ट्विस्ट होती जाएगी। एंड जैसे मैं इसको घुमाना छोड़ दूंगा डोरी ऑटोमेटिकली घूमना चालू हो जाएगी, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पे तो हमने स्प्रिंग भी लगा रखी है। होगा क्या, जब मैं इस कॉइल को घुमाऊंगा तो इस डोरी में, मतलब इस फाइन वायर में और इस स्प्रिंग में ट्विस्ट आते जाएंगे, भाई स्प्रिंग घूमती जाएगी। अब जैसे जैसे स्प्रिंग घूमेगी, ड्यू टू दिस
ट्विस्ट ड्यू टू दिस ट्विस्ट। भाई आप चाहो तो ट्राई करना किसी स्प्रिंग को पकड़ के घुमाना, जैसे आप उसको घुमाओगे और छोड़ दोगे क्या होगा, वो वापस घूम के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वो बदला ले रही है। आपने जैसे उसको घुमाया उसके अंदर बदले की भावना जनरेट हुई। बदले की भावना मतलब उसके अंदर एक टॉर्क जनरेट हुआ जिसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। नाम सुना है रीस्टोरिंग टॉर्क। सो ड्यू टू दिस ट्विस्ट a restoring torque generates in fine wire and spring। तो बच्चा लोग स्प्रिंग और फाइन वायर को यूज करने का रीजन यही था कि अगर हम उसको घुमाएंगे तो उसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगी, और यही रिस्टोरिंग टॉर्क है जो आपके कॉइल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगी। पहले करंट की वजह से टॉर्क लगना चालू हुआ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, दो चीज के कारण टॉर्क लगना चालू हुआ। हमने उसको क्रॉस में रखा था, अगर स्ट्रेट रखते हैं एंगल 0 होता तो टॉर्क 0 हो जाता, तो कॉइल घूमती नहीं, इसलिए हमने उसको टिल्टेड रखा, घूमना चालू हुई, घूमी 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 एक मैक्सिमम लिमिट तक घूमी। उसके बाद हमने करंट दिया या करंट को बंद कर दिया। देखो जब तक करंट चालू रहेगा तब तक तो वो इसी पोजीशन पे रहेगी, लेकिन जैसे करंट देना बंद कर दोगे स्प्रिंग के कारण ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। अच्छा मैंने अभी एक पॉइंट बोला, सपोज करो कोई गैल्वेनोमीटर है जिसकी लिमिट है 30 मिली एम्पियर। कितनी? 30 मिली एम्पियर। कहां करो, यहां कर लेता हूं। एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 30 मिली एम्पियर। याद है हमने आईजी पढ़ा था, मैक्सिमम करंट दैट अ गैल्वेनोमीटर कैन मेजर, आईजी। इसकी वैल्यू कितनी ले ली हमने? 30 मिली एम्पियर। अब अगर मैंने इसको 25 मिली एम्पियर दूंगा तो ये कंप्लीटली नहीं घूमेगी। भाई अगर मैं इसको 25 मिली एम्पियर दूंगा तो ये यहां तक कहीं होगी, जैसे 30 कर दूंगा ये यहां तक पहुंच जाएगी मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम करंट दूंगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी होगा। ओके, अब अगर मान लो कि मैंने करंट को 30 से बढ़ा के 35 कर दिया, क्या ये डिफ्लेक्शन आगे जाएगी? अरे भाई पॉसिबल ही नहीं है, जगह भी नहीं है उसके पास, अब पॉसिबल ही नहीं है। अब जितना मैक्सिमम कॉइल रोटेट हो सकती थी वो हो गई है। इसका मतलब अब करंट को अगर आप बढ़ाते भी जाओगे तो कॉइल उसी पोजीशन पे रहेगी जहां पे आपने लास्ट में लाके छोड़ा था। करंट है तो करंट लगने की वजह से टॉर्क भी है, टॉर्क लगने की वजह से वो ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं जाएगी, लेकिन यस घूमते 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 वहीं आके खड़ी हो जाएगी। कब तक खड़ी रहेगी वहां पे? जब तक करंट कम नहीं करोगे या जीरो नहीं करोगे। अगर आपने करंट को 30 से कम नहीं किया तो वो कॉइल उधर की उधर ही खड़ी रहेगी। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एट सम पॉइंट the restoring torque becomes equal, या restoring torque balances the external torque। ये एक्सटर्नल टॉर्क ही तो होगा जो उसको बाहर की तरफ से खींच रही है, एक्सटर्नल टॉर्क। अच्छा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा कितना? बच्चों आपने एक चीज 11th में पढ़ी होगी कि जब किसी डोरी के अंदर ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट अगर आएगा तो उसको हम टॉर्शनल स्ट्रेन भी कहते हैं। कुछ याद है? टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन। भाई स्ट्रेन पढ़ रखा ना, स्ट्रेन स्ट्रेस। तो भाई जैसे आप जब किसी डोरी को घुमाओगे तो उसके अंदर एक स्ट्रेन पैदा होगी। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? एक ऐसी फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करे, एक ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डेवलप होती है जो आउटर फोर्स को अपोज करती है। भाई छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं, ये रिमोट है, मैं इसको दबा रहा हूं, ये दब नहीं रहा। मेरे दबाने पे इसके अंदर एक फोर्स जनरेट हुई जो मेरी लगाई हुई फोर्स को अपोज कर रही है। सो दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेन।
ठीक है, अगर हम डीप में नहीं जा रहे, अभी ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूं कि स्ट्रेन क्या होता है। सो ये रोटेट कर रही है। सो रोटेट करने की वजह से जो स्ट्रेन इसके अंदर जनरेट हुई उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन। अब आपने एक चीज सुन रखी होगी, मैं इसको मिटाऊं, चलो ठीक है। आपने टॉर्सनल कांस्टेंट के बारे में सुना होगा। टॉर्सनल कांस्टेंट जिसको हम लेते हैं इक्वल टू सी। ये कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्ट्रिंग के कारण, अलग अलग स्प्रिंग के कारण अलग अलग होती है, तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर वायर, कोई एक पर्टिकुलर स्प्रिंग की वैल्यू फिक्स होती है, उसको हम कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट सी। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो रोटेशन एंड, और इसी को हम रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोलेंगे, इसी को हम रिस्टोर भाई टॉर्सनल कांस्टेंट को ही हम रिस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। सो बच्चा लोग, अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं रोटेशन 1 डिग्री से करता हूं, अगर मैं रोटेशन 1 डिग्री से करता हूं, सो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना जनरेट होगा, सी। भाई टॉर्सनल कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि अगर आप 1 डिग्री से उसको घुमाओगे तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगी वो होगी सी, दैट इज टॉर्सनल कांस्टेंट। सो 1 डिग्री को घुमाने पे सी हो गया, 2 डिग्री घुमाने से 2c हो जाएगा, 3 डिग्री घुमाने से 3c हो जाएगा, 4 डिग्री घुमाने से 4c हो जाएगा। इसका मतलब जितना आप उसको घुमाते जाएंगे धीमे धीमे रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ती जाएगी। मैं यहां एक पॉइंट लिख लेता हूं, ये पॉइंट भी सही था, लेकिन ये पॉइंट से पहले एक पॉइंट, एज द रोटेशन increases the restoring torque, the restoring torque also increases। भाई ये फंडामेंटल थियरी आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे। जैसे जैसे इसको आप घुमाते जाओगे वैसे वैसे इसमें टॉर्सनल, इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं इसको 5 डिग्री से घुमा दूं, कितने डिग्री से, 5 डिग्री से, तो उस समय टॉर्क कितनी हो जाएगी, 5c। इसका मतलब इन जनरल मैं क्या बोल सकता हूं, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू 5c। अगर 1 डिग्री है तो 1c, 2 डिग्री है तो 2c, 3 डिग्री है तो 3c एंड सो ऑन। सो इन जनरल हमने क्या बोल दिया, रिस्टोरिंग टॉर्क कितनी जनरेट हुई, 5c। सो हमने क्या देखा था कि रिस्टोरिंग टॉर्क धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। भाई जो एक्सटर्नल टॉर्क है, जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रही है, वो तो कांस्टेंट है, NIAB sin थीटा। करंट एक बार में जो दिया वो दिया, एरिया फिक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गई, एंगल फिक्स हो गया, तो जो एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है वो तो फिक्स है, लेकिन जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो बढ़ता जा रहा है। आप समझ में क्या कह रहा हूं, देखिए जो एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है ना, ये एक्सटर्नल टॉर्क, हाँ ये मेरे पीछे उंगलियां देखना, ये एक्सटर्नल टॉर्क ये फिक्स है, ये इसको एक कांस्टेंट स्पीड से घुमाएगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घुमाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये घूमती जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर का टॉर्क की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इसके अंदर का टॉर्क ऑब्वियसली मेरे टॉर्क को अपोज कर रहा है। अब एक ऐसा समय आएगा कि जब मेरा टॉर्क और अंदर वाला टॉर्क इक्वल हो जाएगा। हमने वही देखा था ना, एट सम पॉइंट द रिस्टोरिंग टॉर्क balances the external torque, एक्सटर्नल टॉर्क को बैलेंस कर देगा। होगा क्या, ड्यू टू
to this, the coil will stop rotating. अब होगा क्या कि कॉइल घूमना बंद कर देगी, कॉइल स्टॉप रोटेटिंग. सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? कहां लिखूं? चलो बच्चा लोग इतना पहले लिखो, मैं उसको मिटा के वहां पे थोड़ी चीजें और लिखूं. हो गया ऊपर का मिटा के. तो भाई जो चीज हमने यहां देखी उसके अकॉर्डिंगली क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू टाउ रिस्टोरिंग, है कि नहीं? अच्छा, टाउ एक्सटर्नल कितना था? NIAB sin थीटा इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क कितना देखा था हमने? 5C. यस और नो? 5C. C मतलब टॉर्शनल कांस्टेंट. भाई मुझे क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है. सो I इज इक्वल टू 5C डिवाइडेड बाय NAB sin थीटा. सो जितना हम मैक्सिमम करंट यहां से मेजर कर पाएंगे उसकी फॉर्मूला हो जाएगी 5C अपॉन NAB sin थीटा. अब प्रॉब्लम ये है कि ये थियरी यहां पे खत्म नहीं होती, ये थियरी यहां पे खत्म नहीं होती. जरा ध्यान से सुनते जाइए. भाई हमें क्या करना है? करंट, अगर मैं करंट बढ़ा रहा हूं तो रोटेशन बढ़ा होना चाहिए, मतलब जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए. इसका मतलब जितना करंट बढ़ना चाहिए उसके हिसाब से रोटेशन बढ़ना चाहिए. और रोटेशन क्या था? 5. भाई 5 क्या था? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना? एक्चुअली हमें क्या चाहिए था? We intended that current should directly depend on phi. कि भाई जैसे जैसे आपके रोटेशन डिग्री बढ़ती जाए वैसे वैसे करंट बढ़ता जाए. हमें चाहिए तो यही था ना कि करंट देंगे, रोटेशन ज्यादा होगा, रोटेशन ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो हम मेजरमेंट ज्यादा की कर पाएंगे. यही हमने चाहा था. अब प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चों, जरा ध्यान से देखो. करंट जो है वो सिर्फ फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है. थीटा मतलब एंगल बिटवीन मोमेंट एंड फील्ड. अब बच्चा लोग अगर कॉइल घूमेगी तो मोमेंट भी तो साथ साथ में घूमेगी. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? भाई किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड हमने यूं लिखी ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोमेंट. पीछे की तरफ मोमेंट था, ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको मेरी उंगली और मार्कर के बीच में, ये एंगल. चलो दूसरा मार्कर ले लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड एंड मोमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल था थीटा. अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे कॉइल घूमेगी वैसे वैसे मोमेंट भी घूमेगा. भाई मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं. ये मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड तो वही की वही है. प्रॉब्लम क्या है? कॉइल रोटेट हो रही है. कॉइल रोटेट होगी तो क्या होगा? देखो ये एंगल कम हो रहा है. देखो ये जो एंगल है ना, दिस एंगल, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा. अब जैसे जैसे कॉइल घूमेगी तो मैग्नेटिक मोमेंट भी तो घूमेगी. अब मैग्नेटिक मोमेंट घूम रही तो थीटा तो चेंज होगा ही होगा. इसका मतलब थीटा यहां पे कांस्टेंट नहीं है. देखिए टॉर्सनल कांस्टेंट ये तो अपने आप में कांस्टेंट है. नंबर ऑफ टर्न्स, आपने जितने टर्न्स का गैलोमीटर बना लिया वो फिक्स रहने वाला है. एरिया वेक्टर, आपने जिस हिसाब से कॉइल को रोटेट किया है वो एरिया वेक्टर हो जाएगा, तो एरिया भी फिक्स रहने वाला है. मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग में जिस हिसाब का मैग्नेट रखेंगे वो फील्ड भी फिक्स हो जाएगी. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करंट डिपेंड कर रहा है फाई अपॉन साइन थीटा पे. हमें क्या चाहिए था कि जैसे जैसे रोटेशन चेंज हो वैसे वैसे करंट चेंज होना चाहिए. लेकिन अब यहाँ पे करंट सिर्फ इस पे नहीं हो रहा है, करंट थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है. सो हमें कुछ भी करके ये थीटा को हटाना पड़ेगा. अब थीटा को हटाना है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट रखना पड़ेगा. टू मेक करंट इंडिपेंडेंट
independent of theta we use radial magnetic field। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो जरा ध्यान से सुनते जाओ। मैं क्या कर रहा हूं, मैं वो कॉइल का जो गैल्वेनोमेटर जो कॉइल यूज की थी ना, उसका एक टॉप व्यू बना रहा हूं। अभी तक हमने क्या किया था, हमने कॉइल को एक गोल गोल स्क्वायर शेप में रोटेट करके रख दिया था। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं यहाँ पे अच्छे से इसको ड्रॉ करके सिखाऊं। हरी अप। तो भाई हमने क्या कहा कि अगर हमको करंट को साइन थीटा के इंडिपेंडेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, अभी तक हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ना होके वो कुछ ऐसी हो जाए। इन शॉर्ट एक सेंटर उसका कॉमन हो जाए। भाई जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के जा रही है वो सभी फील्ड्स एक जगह पे टच हो। मैग्नेटिक फील्ड टच हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड टच नहीं हो सकती है। भाई मैग्नेटिक फील्ड को मैं चाहूं तो करवा सकता हूं। देखो एक्चुअली वो टच नहीं करती है, ओरिजिनली वो टच नहीं करती है। मेरा मतलब है कि वो एक के ऊपर एक होके जाए, एक यहां से जा रही है, एक यहां से जा रही है, एक यहां से जा रही है। रेडियली मतलब सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट से होके फिर देखो देखो जरा हाथ के डायरेक्शन देखना, यहां से निकल के ये यूं चली गई, ये नीचे से आके ये यूं चली गई, या इधर से ये यूं चली गई। इन शॉर्ट रेडियली समझ लो कि उसका एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। सो होगा क्या, ये एक सर्कल टाइप की चीज बनाएगी। एक्चुअली ऐसा होता नहीं, खाली बताने के लिए कि क्यों इसको रेडियल नाम दिया गया। रेडियल मतलब रेडियस। सो भाई टू मेक magnetic field radial, to make magnetic field radial we use, continue लेना भाई, we use cylindrical, सबसे पहली चीज सिलेंड्रिकल यूज की जाती है क्या, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर मैंने आपको कहा था कि जो कॉइल को हम वाउंड करते हैं उसको किसी सब्सटेंस के ऊपर घुमाते हैं, और यहां पे हम क्या लेंगे, एक सॉफ्ट आयरन कोर। अच्छा सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, एक ऐसा आयरन जिसको इजीली कट किया जा सके, जिसका कोर एक्चुअली वो होलो नहीं होना चाहिए, वो सॉलिड होना चाहिए। सॉफ्ट आयरन कोर मतलब वो टोटली सॉलिड, आपके ककड़ी जैसा। ककड़ी का एग्जांपल कोई बात नहीं, दे देते हैं भाई। ककड़ी क्या अंदर से खाली होती है, नहीं, कुछ ना कुछ मटेरियल भरा रहता है। सिमिलरली सॉफ्ट आयरन कोर, कोर का मतलब कुछ ना कुछ भरा हुआ होना चाहिए, एंड आयरन इजीली कट हो जाता है। भाई एक्चुअली ये अलग ही टाइप का मटेरियल आता है। इसकी खासियत ये है कि ये एक फेरोमैग्नेट है। क्या है, सॉफ्ट iron core is a ferromagnet। आपने शायद 8th 9th में शायद इसका कभी नाम सुना आया कुछ ऐसा, फेरोमैग्नेट। अच्छा फेरोमैग्नेट क्या करता है, फेरोमैग्नेट की खास प्रॉपर्टी है, उसकी खासियत है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। Therefore soft iron core attracts the magnetic field, attracts the magnetic field। एक तो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, और उसकी दूसरी खासियत यह है कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड को और भी स्ट्रांग करेगा। फेरोमैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करता ही करता है, साथ ही साथ वो इसको स्ट्रांग भी करता है। भाई सीधी सी बात है कि अगर सारी फील्ड एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी तो वो स्ट्रांग तो होगी ना। सो इट ऑल्सो इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चीज हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, और दूसरी चीज हम यूज करेंगे सिलेंड्रिकल कोर।
सिलेंड्रिकल पोल मैग्नेट, भाई हॉर्सशू मैग्नेट का यूज कर रहे थे, अब क्या करेंगे उसकी जगह पे पोल मैग्नेट यूज करेंगे। बच्चों पोल मैग्नेट एक मैग्नेट ही आता है जिसकी फील्ड लाइंस स्ट्रेट ना जाके थोड़ा क्रॉस हो सकती है, ठीक है। सो हम क्या करने वाले हैं, जो मैग्नेट हम पहले ले रहे थे उसमें भी बदलाव करेंगे और एक सिलेंडर इसके बीच में रखेंगे। अब मैं टॉप व्यू दिखाऊं, देखो पूरा ये ऐसा आप समझो, पूरा ये मैग्नेट होगा, पूरा ये दोनों तरफ मैग्नेट होगा, इसके बीच में एक सिलेंडर होगी, जैसे कि ये सिलेंडर है ना वैसे सिलेंडर होगी, ठीक है। और इसके ऊपर हमने कॉइल को रोटेट किया होगा इस टाइप से नहीं घुमाया, माइंड माय वर्ड्स, हमने इस तरीके से नहीं घुमाया, हमने इस तरीके से घुमाया है, ठीक है। अब मैं इसका टॉप व्यू ले रहा हूं, टॉप व्यू आपको सर्कल दिखेगा। सो हम क्या करें भाई, ये यहां पे आ गया। अब भाई इस सॉफ्ट आयरन कोर की खासियत देखो, यहाँ पे कॉइल्स हमने क्या की है, कॉइल्स को रोटेट किया हुआ है। तो ये मैं आपको वो कॉइल्स दिखा देता हूं। बच्चा लोग मैंने आपको क्या बोला, जो कॉइल हम लोग बाउंड कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, वो यूं नहीं घुमा रहे, हम यूं घुमा रहे हैं, यानी कि जो तारे होगी, वायर होगी, वो कुछ यहां से निकलते हुए दिखाई देगी। सो अगर टॉप व्यू लूं तो यहां से वायरें होगी, समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे वायरें होगी। सो दिस इज नथिंग बट दैट थिंग, ये ऊपर का सर्कल और ये इसकी वायरें। अब होगा क्या कि भाई देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी, रेडियल। हमने ये सारा खर्चा क्यों किया, इस मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए। अब बच्चा ये रेडियल होने की खासियत ये हो गई कि भाई ये कॉइल और इस फील्ड को ऐसे अलाइन किया जाएगा कि इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 ही रहेगा, हमेशा 90 रहेगा। उसका रीजन कि हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को यहां पे बुला लिया और ये कॉइल जो है वो कॉइल रोटेट होगी इस तरीके से कि B और M का जो एंगल है, B और M का एंगल, वो एंगल हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। ये यहां से कुछ इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी और कुछ मैग्नेटिक मोमेंट और एक मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड पहले तो सारे की सारी मैग्नेटिक फील्ड ही होती, अब ऐसा नहीं है, अब यहां से इधर आ रही है, यहां से इधर आ रही है, यहां से इधर आ रही है, मतलब जितनी बार भी ये मोमेंट घूमता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इसको हमेशा 90 डिग्री देगी। पता है हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ले लूं और चार्ज को कहीं पे भी छोड़ूं, देखो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैं चार्ज को यूं छोड़ू कहीं भी छोड़ू, वो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। देखो ये चार्ज, देखो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है, ये मेरी वेलोसिटी, अब मैं इसको यूं रखूं कि यूं रखूं, कहीं भी डालूं, ये क्या रहेगा 90 डिग्री ही रहेगा ना। देखो दिख रहा है आपको 90 डिग्री का 90 डिग्री है, कैसे भी रखो, बस वही चीज यहाँ पे होने वाली है कि भाई उसको इस तरीके से अलाइन कर दिया गया है कि एंगल हमेशा 90 रहेगा। अब अगर एंगल 90 कर दिया तो इसी फॉर्मूला में बदलाव क्या आ जाएगा, I is equal to phi c upon n a b sin 90। sin 90 क्या होता है 1, उड़ गया, हमको जो उड़ाना था वो उड़ गया। sin is equal to phi c upon n a b, तो ये आ गया हमारा फाइनल करंट का फॉर्मूला किसी भी गैल्वेनोमीटर के थ्रू। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, दिस वन, नॉट दैट वन। हाँ, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट रेडियल, ऐसा शायद ही आवे, रेयरली आता है, बट बाय चांस आ जावे तो इतना याद रखना कि यहाँ पे साइन थीटा लग जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो अब करंट डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया phi c। सो जितना रोटेशन बढ़ता जाएगा उतनी करंट बढ़ती जाएगी, थीटा से हमको लेना देना नहीं। समझ आया बच्चे लोग? अब बच्चे लोग आप जब अपने बुक में देखोगे ना, एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें स्टार्टिंग में बोल दिया गया है कि वी आर यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन क्यों कर रहे वो बताया नहीं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि व्हाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन यूज्ड, सो आपको आंसर पता होना चाहिए कि भाई इनिशियली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वाज नॉट रेडियल the current has been given by this formula. This means current is proportional to phi upon sin theta.
सो टू मेक करंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा मतलब क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, टू मेक करंट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थीटा वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके भाई याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो कहीं पे, नोट डाउन कर लो। सर रेडियल बनाना है। Why radial magnetic field has been used in making galvanometer? Okay?